जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था इसकी शुरुआत इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, दो शब्द पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करते होंगे। पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस। बहुत कंफ्यूजिंग है ये दो टर्म्स। अर्थ दोनों का लगभग सेम है, परंतु दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस यह है कि पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, जिसे आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ते हैं आप लोग। उसके ठीक विपरीत पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो ये एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे थिंकर्स के थॉट्स हैं, थियोरीज हैं। ये दोनों ही चीजें देखने में, समझने में एक ही लगती है, परंतु इन दोनों का विस्तार अलग अलग है। पॉलिटिकल साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है, जबकि पॉलिटी एक शासन प्रणाली है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है दोस्तों, यानी कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश में कानून कैसे काम करता है, देश का एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, हमारे ऊपर शासन कैसे किया जाता है, इस बारे में पॉलिटी में पढ़ाया जाता है। पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों एरिस्टोटल भाई साहब के साथ, जिसे हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। इस व्यक्ति को, इस भाई को राज्य व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ पॉलिटी भी कहा जाता है दोस्तों, पॉलिटी की शुरुआत होती है अरस्तु भाई साहब से। ये एरिस्टोटल है, जिसे आप अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। इन्हें पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटी। या फिर राज्य व्यवस्था के जनक। एरिस्टोटल, जनरली ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता, बहुत ही घिसा पिटा सवाल है कि एरिस्टोटल पॉलिटी के पिता है, ये सिद्ध कीजिए। ये सभी को पता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप संविधान के नाम से भी जानते हैं। संविधान यानी कि कानून व नियमों का संग्रह, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से यह देश चलता है, शासन प्रणाली चलती है या एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों दो प्रकार का होता है। हम भारत में रहते हैं, भारत में लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सभी देशों में सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, रिटन और अनरिटन।
इस अनरिटन का दोस्तों मतलब यह नहीं है कि इसे लिखा ही नहीं गया है, यह परंपराओं पर आधारित होता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन परंपराओं पर आधारित होता है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप हिंदी में लिखित संविधान कहते हैं, इसे अलिखित कहते हैं। लिखित संविधान दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा सबसे पहले देने वाला देश फ्रांस है दोस्तों। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको दिया है दोस्तों फ्रांस देश ने। यानी कि संविधान की अवधारणा फ्रांस ने दी है। अब आपने एक रेवोल्यूशन सुना होगा दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहां पर आपने एक बहुत ही फेमस टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में सुना होगा, जहां पर एक सभा बना दी गई थी थर्ड एस्टेट के द्वारा, और यह मांग रखी गई थी कि यह सभा जब तक भंग नहीं होगी, जब तक ये असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, जब तक एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या एक लिखित संविधान हमारे समक्ष नहीं रखा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लिखित संविधान को अपनाने वाला सबसे पहला देश। लिखित संविधान को अपनाने वाला लिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश था दोस्तों यूएसए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, यूएसए। यूएसए ने सबसे पहले लिखित संविधान अपनाया दोस्तों। यह 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था, और एक बहुत बड़े लीडर थॉमस जेफरसन को श्रेय जाता है इनके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, अभी जैसा मैंने बताया कि 4 जुलाई 1776 को देश अमेरिका आजाद हुआ था, और 1788 में इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। इसको तैयार करने का श्रेय जाता है दोस्तों थॉमस जेफरसन को। थॉमस जेफरसन को दोस्तों अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर। हम इतनी देर से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों रूल्स और रेगुलेशंस की एक किताब होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक किताब होती है, यानी कि कानून व नियमों का संग्रह। कानून व नियमों का संग्रह ही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अभी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन संविधान की बात करी दोस्तों। इससे जुड़ा एक रोचक तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित, दुनिया का सबसे छोटा
लिखित संविधान है दोस्तों। ये इतना छोटा है दोस्तों कि कुल इसमें 12 पेजेस हैं। शुरुआत में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 7 ही पेज थे दोस्तों। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रूल्स चेंज होते गए और यह 7 से बढ़कर 12 हो गया। आज की डेट में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पेजेस का संविधान है दोस्तों। इसे दुनिया का सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थॉमस जेफरसन के पास या तो 12 ही पेजेस थे, कैसा मान ले हम, या फिर हमारे B.R. अम्बेडकर साहब के पास पेजेस ही पेजेस थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा होगा भाई तू लिखता जा, मैं देख लूंगा, पेजेस की टेंशन तू ना ले। 12 पेजेस ही क्यों, इसका अर्थ मैं भी आपको समझाने जा रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों लिखित संविधान छोटा और बड़ा, ये क्यों हम कह रहे हैं कि वह सबसे बड़ा संविधान है या ये सबसे छोटा संविधान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा भारत और USA, इन दोनों के संविधानों में अंतर क्या है बहुत ही बारीकी से समझिएगा। कुछ समय पहले 2019 अगस्त में एक भूतिया नंबर को खत्म कर दिया गया है 370, जिसका अर्थ है स्पेशल प्रोविजंस टू स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। इस नंबर को खत्म कर अब JNK को भारत में ही मिला दिया गया है। पहले भी जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, आज भी है दोस्तों, अब पूरी तरीके से है दोस्तों। तो B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो दोस्तों पूरे भारत के लिए बनाया था, पूरी भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया था, राज्यों के लिए बनाया गया था दोस्तों। भारत और उसके राज्यों के लिए संविधान बनाया गया था दोस्तों। राज्यों का अलग संविधान नहीं है दोस्तों। राज्यों का संविधान का मतलब है कि यह उसी संविधान को मानेगा जो एक एकल भारत के लिए बनाया गया है दोस्तों। उसके ठीक विपरीत USA जैसी कंट्री, जिनके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कोलंबिया, टेक्सास, फ्लोरिडा, तो थॉमस जेफरसन भाई साहब ने जो संविधान बनाया दोस्तों वो USA के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी था, इनके डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी था। यानी कि USA का जो संविधान है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग है, राज्यों के लिए अलग है, यानी कि स्टेट्स के लिए अलग है दोस्तों। बात करते हैं इनके अलग होने की, अभिन्न अंग होने की। यदि कोलंबिया चाहे, टेक्सास चाहे या फ्लोरिडा चाहे तो वह कभी भी USA से अलग हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल ठीक सुना, कभी भी USA से अलग हो सकता है दोस्तों, वह उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके ठीक विपरीत भारत में हम किसी राज्य को अपनी उसकी इच्छा से अपने अंदर उसको जमीन दे सकते हैं, लेकिन वह भारत की इच्छा से ही बाहर जाएगा दोस्तों। अर्थात भारत में आने का प्रावधान तो है, लेकिन भारत की मर्जी के बिना जाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमारा संविधान सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट लोकतंत्र भी हमारे यहाँ पर है। USA का 12 पेजेस का आपका संविधान है दोस्तों। छोटा इसीलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है दोस्तों, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। यानी कि अलिखित संविधान। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देश इसके हमारे सामने है दोस्तों। पहला ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, टर्की, न्यूजीलैंड। अब ये अनरिटन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इसे बिल्कुल ही नहीं लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि इसे बनाने के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, इसे बनाने के लिए कोई भी संविधान सभा नहीं थी, इसीलिए इसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन
मान्यताओं पर, परंपराओं पर आधारित होता है। यानी कि जैसे राजा रजवाड़े आते गए, अपने हिसाब से परिवर्तन लाते गए, इसी को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों। एक मॉडर्न डे आपने नाम सुना होगा, टर्की दोस्तों और सऊदी अरेबिया, यहाँ कुरान फॉलो किया जाता है दोस्तों। अब कुरान तो बहुत पुरानी किताब है, तकरीबन 1400 साल हो चुके हैं इस्लाम धर्म को आए हुए, तो एक मुस्लिम धर्म के लिए ये किताब मानी जाती है। तो टर्की, आज का जो मॉडर्न डे टर्की है दोस्तों, इन्होंने अपने हिसाब को कुरान को मॉडिफाई कर लिया है और वह इसी को मानते हैं दोस्तों। सऊदी अरेबिया भी उसी कैटेगरी में आता है दोस्तों। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में राजा, मोनार्क, आपने सुना होगा, मोनार्क जो होते हैं या क्वीन जो होती है, जैसे जैसे मोनार्क आते गए, क्वींस आते गए, ये सब लोगों ने अपनी मान्यताओं, अपने बिलीफ्स, अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया गया। यानी कि इन्होंने अपना संविधान जो लिखा है दोस्तों, लिखा इन द सेंस आप जो पिछले राजा रजवाड़ों ने उन्हें लिख कर दिया होगा, उनमें परंपराओं के आधार पर चेंज आता गया और संविधान चेंज होता गया। इनके पास कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बुक के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, जैसे भारत के पास है, अन्य किसी देश के पास है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के राज्य व्यवस्था की, यानी कि भारत के संविधान की, भारत की पॉलिटी की। यह है मेरा प्यारा भारत का झंडा दोस्तों। इंडिया, जिसे आप भारत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। भारत का लिखित संविधान है दोस्तों, भारत का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और कैसा दोस्तों, लार्जेस्ट अमंग ऑल, लार्जेस्ट अमंग ऑल, यानी कि जितने भी लिखित संविधान है दोस्तों, उन सब में बड़ा हमारा भारतीय संविधान है दोस्तों, क्योंकि तकरीबन 60 देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद, उनमें से सबसे अच्छी बातें लेने के बाद हमारा संविधान तैयार किया गया था दोस्तों। इसे तैयार करने के लिए 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे दोस्तों। 64 लाख रुपीज वर स्पेंट, बिल्कुल हाँ। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय भी लगा था दोस्तों। 64 लाख रुपए खर्च करके 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लेने के बाद भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ दोस्तों। इसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन डेट भी कहते हैं दोस्तों, कि किस तिथि को भारतीय संविधान अडॉप्ट किया गया, तो वह दोस्तों 26 नवंबर 1949 है दोस्तों। इस तिथि को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था टोटल, जिसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने का श्रेय जाता है इस प्राणी को, जिसे हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि भारतीय संविधान के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक। अभी रिसेंट एक सवाल पूछा गया था दोस्तों, एसएससी ने एक सवाल पूछा है, मॉडर्न मनु किसे कहा गया है? मॉडर्न मनु किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को मॉडर्न मनु कहा गया है। मनु ही क्यों? सोनू क्यों नहीं? मोहित क्यों नहीं? सुरेश क्यों नहीं? सिर्फ मनु ही क्यों? क्योंकि मनु
मनुस्मृति से आया है दोस्तों। मनुस्मृति आपने सुना होगा, एक किताब है दोस्तों, हिंदू धर्म में एक किताब है मनुस्मृति। महर्षि मनु ने पहला कानून दिया, यानी कि लॉ गिवर थे दोस्तों, कानून दाता थे दोस्तों। अब कानून दिया होगा तो किसी युग का कानून ही दिया होगा दोस्तों, वैदिक काल का या वैदिक युग का, वैदिक युग का कानून दिया दोस्तों। और वैदिक जो समय है वो आर्यंस का समय है दोस्तों, और आर्यंस की भाषा थी संस्कृत। यानी कि मनुस्मृति को भी संस्कृत में ही लिखा गया था दोस्तों। मेरी एक रिक्वेस्ट है, महिलाएं इस किताब को ना पढ़ें, क्योंकि महिलाओं के लिए मनुस्मृति में 3 ही काम बताए हैं, पति की सेवा, पति की सेवा और पति की सेवा। मनु जो कि पहला कानून दाता था इस युग में, उन्होंने वैदिक काल या वैदिक युग का कानून दिया दोस्तों। और वैदिक काल में आर्यंस हमारे यहाँ थे और उनकी भाषा संस्कृत थी, इसीलिए आपको हमारे सभी ग्रंथ, हमारे वेद, हमारी मनुस्मृति भी आपको संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलती है। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, संविधान कैसे बनाया जाता है, जो संविधान बनाने के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य है, क्या क्या चीजें आवश्यक है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य व्यवस्था के एक और छोटे से अंग की, जिसका नाम है सरकार या फिर गवर्नमेंट। सरकार या गवर्नमेंट दोस्तों, सरकार 3 अंगों में काम करती है दोस्तों, या 3 ऑर्गन होते हैं सरकार के। पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। इसे कहते हैं दोस्तों, हिंदी में इसका कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? विधायिका। इसे कहते हैं दोस्तों कार्यपालिका। इसे कहते हैं दोस्तों न्यायपालिका। अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका दोस्तों, इनका अर्थ सिंपल सा है। विधायिका जो कानून बनाता होगा दोस्तों, जो नियम और कानूनों को बनाता होगा दोस्तों, नियम व कानून बनाने वाले। नियम व कानून बनाने वाले दोस्तों को विधायिका के अंग में या विधायिका के रूप में कहा जाता है दोस्तों। ये लेजिस्लेटिव टर्म आपने सुना होगा। लेजिस्लेटिव टर्म का अर्थ है विधायिका, जो कानून बनाता है। अब दोस्तों कानून बन गए हैं तो उन्हें पालन भी कराना होगा, उनका पालन भी कराना होगा, उन्हें एनफोर्स भी कराना होगा। तो ये काम दोस्तों एग्जीक्यूटिव करती है, कानून का पालन करवाना, कानून का पालन करवाना। अब कानून बन गया, कानून पारित भी हो गया, पालन हो गया। अब कानून का रख रखाव करने के लिए भी एक अंग दोस्तों भारतीय सरकार में मौजूद है, वह न्यायपालिका, यानी कि कानून का रख रखाव। दोस्तों कानून जो कि लिखित अलिखित 2 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया आपको संविधान लिखित व अलिखित दोनों प्रकार का होता है। यानी कि अगर मैंने अपने घर में कोई कानून बनाया तो सबसे पहले उसे मैं ही फॉलो करूंगा। इसी प्रकार जब कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले उसे हमारी सरकार ही फॉलो करती है। यदि लिखित कानून क्या कहता है, यदि आप बिना मोटरसाइकिल, अगर आप बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो निश्चित है इसके बारे में लिखा हुआ है कि यदि आप बगैर हेलमेट के ड्राइविंग करते हैं या अपनी मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो आपका चालान कटेगा। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि पैदल चलने पर कोई चालान कटेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है दोस्तों। तो पैदल चलने पर कोई भी किसी प्रकार का कोई चालान नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि पैदल चलने पर कोई भी चालान नहीं काटा जाएगा। यानी कि जो परंपराएं,
जो चीजें अंडरस्टूड है उन्हें हम अलिखित की श्रेणी में रखते हैं, जिन्हें हम लिखित की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों वह लिखा गया है कि यदि आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको 4 ये सजा हो सकती है या इसका ये दंड आपको भुगतना पड़ सकता है। फर्दर दोस्तों एग्जीक्यूटिव आगे 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। एग्जीक्यूटिव दोस्तों कार्यपालिका, ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना, ये 2 प्रकार की होती है जिसे हम परमानेंट और नॉन परमानेंट के नाम से जानते हैं। स्थायी और अस्थायी। अब परमानेंट नॉन परमानेंट दोस्तों, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे द्वारा चुनी गई सरकार या फिर निर्वाचित सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर है, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, निर्वाचित सरकार आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी दोस्तों, उसमें कहा जाता है कि मेरी कुर्सी तो बदल सकती है, तेरी तो कभी भी छिन सकती है। उसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि सरकार कभी भी बदली जा सकती है। हमारे यहाँ हर 5 साल में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के जरिए हम अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं दोस्तों। तो जिसकी कुर्सी बदल सकती है वह नॉन परमानेंट में आएगा, जिसकी कुर्सी बदल सकती है वह परमानेंट में आएगा, जिसकी कुर्सी छिन सकती है दोस्तों वह नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आएगा। तो जिसकी कुर्सी बदल सकती है उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। आपके सारे IAS, आपके IPS, आपके IRS, सारा पुलिसिंग स्टाफ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे PCS वगैरह सब इसी का पार्ट है दोस्तों। जिनका कुर्सी, आपने एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा, अशोक खेमका, IAS ऑफिसर है दोस्तों। इनका 28 साल के करियर में 52 टाइम्स ट्रांसफर हुआ है दोस्तों, 52 बार इनका तबादला हुआ है अशोक खेमका। डेड ऑनेस्ट ऑफिसर है दोस्तों, 52 बार, 28 साल के करियर में 52 बार इन व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ है। ये बिल्कुल कंडम करते हैं भ्रष्टाचार को, बिल्कुल नैतिकता से, बिल्कुल मोरालिटी से, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से काम करते हैं दोस्तों। तो आपको स्थायी और अस्थायी के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। स्थायी वो लोग होते हैं जो अपना कोई एग्जाम क्रैक करके या जैसे कोई भी टेस्ट को क्लियर करके एक पोजीशन होल्ड करते हैं, जिसे हम सरकारी नौकर, सारे ब्यूरोक्रेट्स इस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। नॉन परमानेंट मेंबर्स, जितने भी आपके मंत्री परिषद होते हैं, जितने भी आपके मंत्री होते हैं दोस्तों, ये सब निर्वाचित होते हैं। इन्हें हम वोट डालकर चुनते हैं, जिन्हें हम कभी भी हटा सकते हैं। तो जो व्यक्ति हमारी इच्छा से निर्वाचित, इलेक्ट होकर सदन में पहुंचा है दोस्तों, वह नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, यानी कि वह कानून का पालन करवाएगा, लेकिन एक निश्चित समय के लिए। परमानेंट वाला भी निश्चित समय के लिए होता है, जब तक वह रिटायर नहीं कर जाता या अपनी स्व अच्छा से या VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले लेता दोस्तों, तब तक वह कुर्सी पर बैठा रहेगा और कानून का पालन करवाता रहेगा दोस्तों। कोई आपसे पूछे कि पार्लियामेंट या फिर संसद भारत सरकार का कौन सा अंग है, तो उसका उत्तर होगा दोस्तों कि यह लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। इट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि सरकार का विधायी अंग है दोस्तों। अभी मैं आपके सामने एक डायग्राम रखने जा रहा हूं दोस्तों। ये हमारे भारत की संविधान, भारत की सरकार का, यानी कि भारत की सदन का डायग्राम है दोस्तों।
इसे राज्यसभा कहा जाता है दोस्तों। इसे लोकसभा कहा जाता है दोस्तों। और ये चेहरा हंसता हुआ हमेशा, ये हमारे हैं राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट। यहां से एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों, क्या राष्ट्रपति पार्लियामेंट का अंग है दोस्तों? बिल्कुल, राष्ट्रपति हमारे संविधान का ऑर्गन है दोस्तों। संविधान क्या है, सॉरी, सरकार का यानी कि पार्लियामेंट का ऑर्गन है दोस्तों, लेकिन यह किसी भी सदन का मेंबर नहीं है दोस्तों। यह किसी भी सदन का मेंबर नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन है हमारे पार्लियामेंट या हमारी संसद का दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा भ्रम हमारे सामने पेश होता है कि अगर वह अंग है तो सदस्य भी होगा। वह किसी भी सभा का सदस्य नहीं है दोस्तों, वह केवल भारत सरकार का या फिर पार्लियामेंट का ऑर्गन है, अंग है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों भारत, यूएसए और इंग्लैंड के पार्लियामेंट के बारे में दोस्तों। भारत की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है दोस्तों। यहां पर एक बात गौर करने वाली है दोस्तों, मैंने रानी को यानी कि क्वीन को और हमारे राष्ट्रपति को डायग्राम के अंदर बनाया है, वहीं मैंने यूएसए में इसको डायग्राम के बाहर रखा है। इस डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये निकलता है दोस्तों कि प्रेसिडेंट संसद का अंग है दोस्तों। यहां पर भी रानी इस पार्लियामेंट का अंग है दोस्तों। यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, शक्तियों का बंटवारा है, इसीलिए इसे बाहर रखा जाता है दोस्तों। अभी यूपीएससी में कुछ 2003 सन 2002 में कुछ सवाल पूछा गया था कि भारत की लोकसभा इंग्लैंड की पार्लियामेंट के किस सदन के समकक्ष है, यानी कि किसके इक्वल है। तो लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन के बराबर है दोस्तों, राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बराबर है दोस्तों। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, भारत में कई लॉर्ड्स हुए दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ है, लॉर्ड वेलेस्ले हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन हुआ है। ये लॉर्ड का मतलब क्या है दोस्तों? इस लॉर्ड का अर्थ यह है दोस्तों, जितने भी लॉर्ड भारत में आए हैं वो सभी के सभी पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे दोस्तों। वहीं से इन्हें भेजा जाता था भारत में दोस्तों, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आप जितने भी गधों के आगे लॉर्ड्स लिखा हुआ पाते हैं भारत में, वो सभी के सभी इसी हाउस से बिलोंग करते थे दोस्तों। अब बात करते हैं यूएसए कांग्रेस की। तो भारत की लोअर हाउस या लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के समकक्ष है दोस्तों। भारत की लोकसभा हाउस ऑफ यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के समकक्ष है दोस्तों। वहीं भारत की राज्यसभा यूएसए की सीनेट के बराबर है दोस्तों। सीनेट का मतलब राज्यसभा है यूएसए में, जहां पर मंत्री परिषद होता है दोस्तों। प्रेसिडेंट यानी कि इसके पास ही सारी ताकतें रेस्ट करती हैं एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों। अभी आगे बताऊंगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इन सभी विषयों पर अभी आगे चर्चा करेंगे हम दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दुनिया के देशों के अलग अलग पार्लियामेंट के नामों की दोस्तों। अफगानिस्तान एक कंट्री है दोस्तों, उसकी पार्लियामेंट का नाम है शूरा। आपको छोटी सी जानकारियां देना चाहूंगा दोस्तों। भारतीय संसद ने अफगानिस्तान की संसद को बनाने में आर्थिक मदद की थी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अफगानिस्तान के शूरा के
एस्टैब्लिशमेंट में भारतीय संसद ने आर्थिक तौर पर मदद की थी दोस्तों। ये था अफगानिस्तान। अब बात करते हैं जापान की दोस्तों। जापान की संसद का नाम है डाइट। बात करते हैं पाकिस्तान की दोस्तों। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है दोस्तों नेशनल असेंबली। बात करते हैं दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क रशिया की, जिसका पार्लियामेंट का नाम है दोस्तों डूमा। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बनाई गई, रशियन रेवोल्यूशन के दौरान बनाई गई थी दोस्तों। तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है दोस्तों शूरा, जिसकी भारत संसद ने आर्थिक मदद की थी, उसे बनाने में आर्थिक मदद यानी कि पैसों से मदद की थी दोस्तों। जापान की पार्लियामेंट का नाम है दोस्तों डाइट। पाकिस्तान की संसद का नाम है दोस्तों नेशनल असेंबली और रशिया की पार्लियामेंट का नाम है दोस्तों ड्यूमा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अभी हमने जाना कि हमारी व्यवस्था के बारे में, हमने अलग अलग पार्लियामेंट के बारे में जाना, अफगानिस्तान की शूरा के बारे में जाना, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के बारे में जाना। अब बात करते हैं भारतीय संसद की दोस्तों। भारतीय संसद में दो सदन है दोस्तों, जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का जो भी निर्वाचित व्यक्ति होता है उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं दोस्तों। वहीं हमारी जो व्यवस्था है भारतीय संसद की, वो बाय कैमरल है दोस्तों। बाय कैमरल का मतलब है जहां पर दो सदन मौजूद होते हैं, जिसे हम हिंदी में द्विसदनात्मक प्रणाली कहते हैं दोस्तों। वहीं पर अब बात करते हैं स्टेट्स के बारे, ये था सेंट्रल लेवल पर। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर भी हमें बाई कैमरल और यूनिकैमरल दोनों ही सदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। सबसे पहले हम दो राज्यों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है बाई कैमरल, क्या होता है यूनिकैमरल। सबसे पहले हरियाणा स्टेट की बात करते हैं दोस्तों। हरियाणा स्टेट में एक सदनात्मक सदन है, यूनिकैमरल जिसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ एक विधानसभा है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और इसके ऊपर नजर रखने वाला व्यक्ति बैठा है दोस्तों गवर्नर। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बैठा है दोस्तों, ठीक वही काम स्टेट में गवर्नर करेगा दोस्तों, जिसे आप हिंदी में राज्यपाल कहते हैं दोस्तों। यहां पर चुने गए सदस्य, लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए सदस्यों को कहा जाता है दोस्तों MLA। क्या कहा जाता है दोस्तों? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्तों। यहां विधानसभा का अर्थ है दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर का अर्थ है राज्यपाल, और यहां के चुने गए मेंबर्स को MLA कहा जाता है दोस्तों। वहीं भारतीय संसद में चुने गए लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है दोस्तों। यह था एक सदनात्मक प्रणाली जहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही मौजूद है दोस्तों। भारत के ऐसे 6 राज्य मौजूद हैं दोस्तों जिनमें द्विसदनात्मक प्रणाली पाई जाती है, या फिर बाय कैमरल सिस्टम पाया जाता है दोस्तों। 6 के नाम अभी मैं आपको लिखवाऊंगा दोस्तों। उनमें से एक स्टेट का जिक्र अभी कर लेते हैं दोस्तों। वह स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी मौजूद है और विधान परिषद भी मौजूद है दोस्तों। विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके ठीक ऊपर फिर से गवर्नर, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं दोस्तों। इसका काम वही है जो देश में राष्ट्रपति का काम है। राज्यपाल का काम स्टेट में वही काम है जो राष्ट्रपति का देश में काम है दोस्तों। यहां पर चुने गए लोगों को, विधान परिषद में चुने गए लोगों को MLC कहा जाता है दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे लिख ले, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहां पर चुने गए विधानसभा के चुने गए लोगों को MLA ही कहा जाता है दोस्तों। तो MLA और MLC मैं भी लिखकर दिखा देता हूं आपको।
इसका अर्थ है दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, विधान परिषद में चुने गए सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है और विधानसभा में चुने गए लोगों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है दोस्तों। बाय कैमरल जैसे मैंने कहा स्टेट्स में केवल 6 राज्यों में ही पाई जाती है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में बाय कैमरल व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें से पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। दोस्तों बिहार पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, उसी में से ये बाहर निकला है, ये एक स्टेट बना है इससे निकलकर, उत्तर प्रदेश से निकलकर ये एक स्टेट बना है। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकला है जैसे, तो तेलंगाना में भी विधान परिषद है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद मौजूद है दोस्तों। महाराष्ट्र कर्नाटका में भी मौजूद है दोस्तों। इन 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है दोस्तों। यानी कि आज मौजूदा हालात में 28 राज्य हैं भारत में, यानी कि 22 राज्यों में विधानसभा मौजूद है दोस्तों। 22 राज्यों में विधानसभा मौजूद है और इन 6 राज्यों में विधानसभा भी मौजूद है दोस्तों, विधान परिषद भी मौजूद है दोस्तों। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि बाय कैमरल केवल और केवल भारत में 6 ही राज्यों में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। बाय कैमरल जहां पर 2 सदन है, यूनिकैमरल जहां पर एक ही सदन है। यूनिकैमरल में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा और उसके ऊपर गवर्नर है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में पाया जाता है, उसके ठीक नीचे विधानसभा है और उसके ठीक ऊपर गवर्नर राज्यपाल है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी हमने जाना कि बाय कैमरल व्यवस्था क्या होती है, यूनिकैमरल व्यवस्था क्या होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले कुछ सदस्यों के बारे में, कुछ कम्युनिटीज के बारे में। इसमें सबसे पहली कम्युनिटी है दोस्तों एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, या जिसे हम आंग्ल भारतीय भी कहते हैं। एंग्लो इंडियन दोस्तों, ये शब्द बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं। जिनके माता व पिता यूरोप के किसी देश से बिलोंग करते हो, या तो माता भारतीय हो, पिता यूरोपीय हो, या फिर पिता भारतीय हो, माता यूरोपियन हो, उन व्यक्तियों को जो आजादी के बाद या फिर भारत में आने के बाद वापस गए ही नहीं और उनकी संतानें आज भी यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं को एंग्लो इंडियंस कहा जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति के पास पावर है लोकसभा और राज्यसभा में इन लोगों को नॉमिनेट करने की दोस्तों। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोस्तों, ये मनोनीत सदस्य। राज्यसभा लोकसभा में इनकी गिनती दोस्तों 2 होती है, राज्यसभा में इनकी गिनती दोस्तों 12 होती है। टोटल 14 सीट्स पर एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा।
अब इनको नॉमिनेट किया जाएगा तो किस बेस पर नॉमिनेट किया जाएगा? तो भारतीय संविधान में ऐसी 4 ही क्षेत्र हैं, ऐसे 4 ही फील्ड्स हैं जिनके बेसिस पर इन्हें नॉमिनेट किया जाता है दोस्तों। पहली है दोस्तों कला, आर्ट्स जिसे कहते हैं आप। दूसरी है दोस्तों लिटरेचर, जिसे आप साहित्य कहते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों विज्ञान, जिसे आप साइंस कहते हैं दोस्तों। और चौथा है दोस्तों, 3 आपको समझ में आए। चौथा आपको बता दूं, ये समाज सेवा या सोशल सर्विस के क्षेत्र से होते हैं, समाज सेवी, समाज सेवा। इन 4 ही क्षेत्रों से इन लोगों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है दोस्तों। अभी हमने जाना दोस्तों कि आंग्ल भारतीयों को किस प्रकार मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम अपने संविधान की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक हमने बात की है राज्य व्यवस्था क्या होती है, बाय कैमरल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर क्या होता है, किन राज्यों में पाया जाता है, ऐसी अवधारणा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी दोस्तों संविधान होने की। अब तक हमने इन सब के बारे में चर्चा की है। अब धीरे धीरे दोस्तों हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ये कैसे बना, इसको किन लोगों ने बनाया, इसे बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो किसी भी चीज को समझने के लिए दोस्तों उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री को हम एक नजर इधर डालते हैं, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का इतिहास। संविधान का इतिहास दोस्तों हम इसे 2 चरणों में पढ़ेंगे दोस्तों। 1757 से लेकर 1857 तक, और 1858 से लेकर 1947 तक। आपको पता होगा भारत में एक व्यापारी के रूप में कुछ लोग आए थे जिन्हें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। यह वो कंपनी है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को दोस्तों लंदन में 31 दिसंबर 1600 को बनाया गया था। 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। लंदन में हुई थी दोस्तों। यह क्वीन ने एक कंपनी बनाई थी जिसे भारत भेजा गया था व्यापार करने, और ये भारत पहुंची। एक द्वंद्व है दोस्तों, या 1606 या 1608। इतिहास में इन 2 डेट्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि वह 1606 में आए थे या 1608 में आए थे दोस्तों। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप आंसर 1606 लगाएंगे दोस्तों। 1608 या 1606 में से आप 1606 को, क्योंकि एसएससी 1606 को राइट आंसर मानता है दोस्तों। यह कंपनी भारत में आ गई दोस्तों, यह कंपनी भारत में आ गई। तो इसीलिए 1757 से लेकर 1857 तक हमारे भारत पर कंपनी ने शासन किया दोस्तों। इसीलिए इस फेज को कहा जाता है कंपनी रूल या फिर कंपनी का शासन। फिर इसमें आप पाएंगे पलासी का युद्ध पाएंगे, बक्सर की लड़ाई पाएंगे। अभी धीरे धीरे उन पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। 1857 में एक क्रांति होती है और कंपनी का लगभग हिस्सा खत्म करने की कगार पर आ पहुंचता है, और 1858 पर उस कंपनी को स्थगित, उसको खत्म कर दिया जाता है दोस्तों। उसी से आगे क्राउन रूल की शुरुआत होती है दोस्तों। अब
कंपनी शासन नहीं कर रहा है दोस्तों, अब डायरेक्ट रूल हो रहा है इंग्लैंड से। इसे हम क्राउन रूल कहते हैं दोस्तों, क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश ताज शासन, इसे हम ताज शासन भी कहते हैं दोस्तों। अभी तक हमने जाना कि यह कंपनी भारत में कब आई, यह कंपनी बनी कब, इसका क्या पर्पस था दोस्तों, ये हमारे पास क्यों आई। इसका सबसे पहले एक 1757 पलासी का युद्ध हम देखेंगे दोस्तों, जिसे आप बैटल ऑफ पलासी के नाम से भी जानते हैं। यह 1757 में हुआ था दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव इसके लीडर थे और ये जंग हुई थी वर्सेस बंगाल। बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव और वेस्ट बंगाल, जिसे आप आज का बंगाल के नाम से जानते हैं, बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था दोस्तों पहले। इसमें असम, उड़ीसा का कुछ हिस्सा भी इसमें आता था दोस्तों। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया। इसके बाद 1764 में दूसरा युद्ध होता है दोस्तों, जिसे हम बक्सर के नाम से जानते हैं, बक्सर का युद्ध। यह लड़ाई भी दोस्तों अंग्रेजों के ही खिलाफ थी दोस्तों। कंपनी वर्सेस बंगाल। इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई दोस्तों, और जिसका नतीजा क्या निकला, भारत में कंपनी शासन की शुरुआत हुई दोस्तों। भारत में इस वॉर का आउटकम यह था दोस्तों कि भारत में कंपनी शासन की शुरुआत हुई दोस्तों। इसका आउटकम क्या था इन दो लड़ाइयों का, यानी कि नतीजे क्या थे दोस्तों। भारत में कंपनी शासन की शुरुआत। हुई। यहां पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। बंगाल, ओडिशा और बिहार, इन तीन इलाकों में कंपनी का शासन शुरू हो चुका था। एक छोटी सी बात यहां पर बताना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को। कंपनी के जितने भी लीडर्स हुए, रॉबर्ट क्लाइव हुए, उन्हें फर्स्ट गवर्नर कहा गया है बंगाल का। ये सभी व्यक्ति व्यापार के बेस में इधर आए और काफी पैसा इन्होंने कमाया, क्योंकि जब भारत छोड़कर रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड गए तो उनकी संपत्ति उस जमाने में करोड़ों में आकी गई, उस जमाने में करोड़ों रुपए में आकी गई। यानी कि वो भारत को काफी नुकसान पहुंचा कर गए, यानी कि भारत को वेल्थ को लूट कर लेकर गए।